Hello friends, now we'll be studying class 7 NCRT history chapter number 3, the Delhi Sultans. Delhi became Delhi first became the capital of a kingdom under the Tomar Rajputs, who were defeated in the middle of 12th century by the Chauhans, also referred to as Chahmanas of Ajmer. तो दिल्ली जो था वो सबसे पहले जो राजधानी बना था वो तोमर राजपूत के राजों में बना था, जिनको कि चौहान साम्राज्य ने हरा दिया था 12वीं शताब्दी के बीच में। चौहान जो थे उन्हें चाहमनाज भी कहा जाता था, जो कि अजमेर से थे। इट वॉज अंडर द तोमराज एंड द चौहान्स दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर। तो तोमर और चौहान साम्राज्य में जो है दिल्ली एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर बना था। मैनी रिच जैना मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स। तो कई अमीर जैन व्यापारी दिल्ली में रहते थे और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर बनाए थे। कॉइन्स मिंटेड हियर कॉल्ड दिल्ली वाल हैड अ वाइड सर्कुलेशन। तो दिल्ली में उस ज़माने में जो सिक्के बनते थे उनको दिल्ली वाल कहते थे और वो काफ़ी प्रचलित थे। The transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. तो जो दिल्ली का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जिससे कि वो सब कॉन्टिनेंट के एक बहुत बड़े इलाके को कंट्रोल करने लगा, वो उसकी फाउंडेशन दिल्ली सल्तनत के अंडर हुई 13th सेंचुरी की शुरुआत। तो इस फिगर में इस टेबल में हम देखते हैं अलग अलग रूलर्स ऑफ दिल्ली। तो राजपूत डायनास्टीज जो थी जिनमें तोमर थे, अर्ली 12th सेंचुरी टू 1165, इसमें अनंगापाला थे जो कि 1130 टू 1145 थे। चौहान्स में पृथ्वीराज चौहान थे 1175 टू 1192। उसके बाद जो है टर्किश रूलर्स आ गए थे, अर्ली टर्किश रूलर्स फ्रॉम 1206 टू 1290, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक थे 1206 से 1210 तक। शमसुद्दीन इल्तुतमिश थे 1210 से 1236 तक। रजिया थी 1236 से 1240 तक। घियासुद्दीन बलबान थे 1266 से 1287 तक। इसके बाद आई खिलजी डायनास्टी जो कि 1290 से लगा के 1320 तक थी। जलालुद्दीन खिलजी 1290 टू 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296 टू 1316। इसके बाद आई तुगलक डायनास्टी जिसमें घियासुद्दीन तुगलक जो थे उन्होंने रूल किया 1320 टू 1324। मोहम्मद तुगलक ने रूल किया 1324 टू 1351 तक। फिरोज शाह तुगलक ने रूल किया 1351 टू 1388 तक। इसके बाद आई सैयद डायनास्टी जिसने रूल किया 1414 से लगा के 1451 तक। इसमें खिज़र खान थे जिन्होंने रूल किया 1414 से 1421 तक। इसके बाद आई लोधी डायनास्टी जिसमें बहलोल लोधी ने रूल किया 1451 से 1489 तक। Finding about Delhi Sultans. Although inscriptions, coins, architecture provide a lot of information, especially valuable are histories, Tariq singular, Tawarik plural, written in Persian, the language of administration under the Delhi Sultans. तो हालांकि जानकारी जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में वो काफ़ी कॉइन्स से पता चलती है और इन आर्किटेक्चर से मिलती है, पर इनके अलावा इनके इतिहासकारों ने कुछ अलग हिस्ट्रीज भी लिखी जिनको तारीख या तवारीख बोलते हैं, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में है, और पर्शियन लैंग्वेज ही दिल्ली सल्तनत की लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी। द ऑथर्स ऑफ तवारीख वर लर्नेड मैन, secretaries, administrators, poets, and courtiers who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule. तो तवारीख जो लिखते थे वो कई सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटर, कवि या कोर्ट में कोर्टियर्स जो थे वो लिखते थे, जो कि पुराने इवेंट्स को भी लिखते थे और रूलर्स को, जो शासक थे उनको इस पर भी एडवाइस देते थे कि सही तरीके से राज कैसे किया जाए। इसी में एक जो तवारीख है, एक तारीख है, उसमें था द सर्कल ऑफ जस्टिस। तो फ़क्र ई मुदब्बिर wrote in 13th century, a king cannot survive without soldiers and soldiers cannot live without salaries.
Salaries come from the revenue collected from peasants, but peasants can pay revenue only when they are prosperous and happy. This happens when the king promotes justice and honest governance. तो इसमें ये कहा गया है कि राजा जो है वो सैनिकों के बिना जी नहीं सकता। सैनिक जो है पगारों के बिना नहीं जी सकते। पगार जो है वो किसानों से जो कर इकट्ठा किया जाता है उससे आती है। और किसान जो है वो कर तभी भर पाएंगे जब वो खुश हों और समृद्ध हों। और ये तभी होता है जब राजा जो है जस्टिस और ऑनेस्ट गवर्नेंस देता है। The authors of तवारीख lived in cities, mainly Delhi, and hardly ever in villages. तो ये जो तवारीख लिखा करते थे ये अक्सर दिल्ली में ही रहा करते थे, गांव के इलाकों में नहीं रहते थे। They often wrote their histories for sultans in hope of rich rewards. तो ये जो तवारीख लिखने वाले ऑथर्स हैं ये सुल्तानों का इतिहास लिखते थे इस उम्मीद में कि उनको मोटा इनाम मिलेगा। These authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. तो ये जो तवारीख लिखते थे ये शासकों को सलाह देते थे कि एक सोशल ऑर्डर, आइडियल सोशल ऑर्डर जन्म और जाति और जेंडर के आधार पर होना चाहिए। देयर आइडियाज वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबॉडी, पर उनके आइडियाज जो हैं हर कोई नहीं मानता था। इन 2036 सुल्तान इल्तुतमिश's डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया जो है वो सुल्तान बनी। द क्रॉनिकलर ऑफ द एज मिनहाज ई सिराज रिकॉग्नाइज दैट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। तो उस समय के क्रॉनिकलर जो थे मिनहाज ई सिराज, उन्होंने पहचाना कि रजिया जो थी अपने सभी भाइयों से ज़्यादा काबिल और ज़्यादा क्वालिफाइड थी। बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज अ रूलर। पर वो जो थे उनको इस बात की खुशी नहीं थी कि रानी राज करे। नॉर वर द नोबल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली। ना ही उनके साथ में जो नोबल्स थे वो इस बात से खुश थे। शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 2040 इन 1240। तो उनको जो है रजिया को अपनी राजगद्दी से सन 1240 में हटा दिया गया। द एक्सपांशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। In the early 13th century, the control of the Delhi Sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. तो 13वीं शताब्दी की शुरुआत में जो दिल्ली सल्तनत का जो कंट्रोल था वो बड़ी बड़ी जो छावनी वाले शहर होते थे उससे बाहर नहीं गया। द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल गैरिसन्स मतलब छावनी वाले शहर। द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल्ड द hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute or plunder for supplies। तो सुल्तान जो है वो बहुत कम ही ऐसे इलाकों में जाते थे जो नदियों से दूर होते थे। हिंटरलैंड मतलब शहर के वो इलाके जो नदियों से दूर होते हैं। तो सुल्तान ऐसे इलाकों में कम ही जाते थे जो नदियों से दूर होते थे और इसलिए उनको जो अपना खर्चा चलाने के लिए ट्रेड, ट्रिब्यूट या प्लंडर्स के लिए पे डिपेंड होना पड़ता था। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो दिल्ली सल्तनत के लिए जो है बंगाल में जो इनके गैरिसन टाउन्स थे और सिंध में जो गैरिसन टाउन्स थे उनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। रिबेलियन, वॉर, इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रेजाइल कम्युनिकेशन रूट्स। तो उपद्रव या फिर जंग या फिर खराब मौसम इनके कारण जो है इतनी दूर दूर के कम्युनिकेशन रूट्स जो हैं वो बंद हो जाते थे। Delhi's authority was also challenged by Mongol invasion from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of Sultan's weakness। तो दिल्ली की अथॉरिटी जो है उसको चैलेंज करने के लिए मंगोल इन्वेजन्स भी होते थे अफगानिस्तान से और उनके खुद के गवर्नर भी दिल्ली अथॉरिटी को रिबेल करते थे सुल्तान यदि कमज़ोर पड़ जाते थे तो। द सल्तनत बेयरली सर्वाइव दीज चैलेंजेस। तो सल्तनत जो है वो इन सभी चुनौतियों से ऊपर बड़ी मुश्किल से उठ पाती थी। इट्स कंसोलिडेशन अकर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ घियासुद्दीन बलबान एंड फर्दर एक्सपांशन अंडर अलाउद्दीन खिलजी
एंड मोहम्मद तुगलक। तो जो दिल्ली सल्तनत है, इसका कंसोलिडेशन जो है, इसका कम होना जो है, वो घियासुद्दीन बलबान से शुरू हुआ और फिर इसका एक्सपांशन हुआ अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज में। द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन्स along the internal frontier of the sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison towns। तो जो पहले कैंपेन चले, तो इसके अंदर ये हुआ कि जो कंसोल हिंटरलैंड्स थी, उसको कंसोलिडेट करने का मुहिम छिड़ी, जो कि गैरिसन टाउन्स की जो हिंटरलैंड थी, जो अंदरूनी इलाके थे, उनके ऊपर कब्जा करने की मुहिम छिड़ी। ड्यूरिंग दीज कैंपेन्स फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना डोब एंड हंटर गैदरर्स एंड पेस्टोरलिस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट। जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि गंगा यमुना इलाके में जो जंगल थे उनको साफ किया गया और वहाँ पे जो आदिवासी और जो हंटर गैदरर और पेस्टोरलिस्ट रहते थे उनको अपने हैबिटेट से हटा दिया गया। These lands were given to peasants and agriculture was encouraged। तो ये जो ज़मीन जो जंगल काटने से मिली, ये ज़मीन को किसानों को दे दी गई और किसानी को बढ़ावा दिया गया। न्यू फोर्ट्रेसेस, गैरिसन टाउन्स एंड टाउन्स वर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड। तो नए किले बनाए गए, नई छावनियाँ बनाई गई, नए शहर बनाए गए। ये सब इसलिए बनाए गए ताकि जो ट्रेड रूट्स थे उनकी रक्षा हो सके और रीजनल ट्रेड बढ़े। द सेकेंड एक्सपांशन अकर्ड अलॉन्ग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत। तो पहला एक्सपांशन तो जो था वो इंटरनल फ्रंटियर पे था, दूसरा एक्सपांशन जो था वो एक्सटर्नल फ्रंटियर पे था सल्तनत के। मिलिट्री एक्सपेडिशंस इनटू सदर्न इंडिया started during the reign of Alauddin Khilji and culminated with Muhammad Tughlaq। तो मिलिट्री एक्सपेडिशन जो है दूर दूर के इलाकों में भेजे गए साउथ इंडिया में। अलाउद्दीन खिलजी के उसमें ये एक्सपेडिशन शुरू हुए और ख़त्म हुए मोहम्मद तुगलक के साथ। इन देयर कैंपेन सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स, हॉर्सेस एंड स्लेव्स एंड कैरीड अवे प्रेशियस मेटल्स। तो जब ये मिलिट्री एक्सपेडिशन जाते थे, तो सल्तनत की जो आर्मी है वो हाथियों को, घोड़ों को और स्लेव्स को कैप्चर कर लेती थी और उनसे और प्रेशियस मेटल्स भी चुरा लेती थी। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रेन 150 years after somewhat humble beginnings, the armies of Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent। तो मोहम्मद तुगलक के राज्य को ख़त्म, शासन को ख़त्म होते होते कुछ 150 साल बाद जो हैं, दिल्ली सल्तनत की आर्मीज़ ने भारतीय सब कॉन्टिनेंट के एक मेजर हिस्से पर अपनी छाप छोड़ दी, अपना कब्जा जमा लिया। दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज एंड सीज सिटीज़। तो जो दिल्ली सल्तनत है उसने अपनी राइवल आर्मीज़ को हरा दिया और कई शहरों पे कब्जा कर लिया। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री एंड डिस्पेंस जस्टिस इन इट्स रन। सल्तनत जो है किसानों से अपना कर वसूलती थी और अपनी रन में जस्टिस करती थी। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वाज इट्स कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी। पर देखने की बात यह है कि दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल इतनी बड़ी टेरिटरी पर कैसे होता था। ये देखिए इस फिगर में हम देख रहे हैं 1299 में गुजरात पे एक्सपेडिशन भेजा गया, 1303 में चित्तौड़ पे भेजा गया, 1301 में रणथंभौर पे भेजा गया, 1305 में मांडू से देवगिरी तक भेजा गया, 1302 1303 से वारंगल पे भेजा गया, 1311 में देवगिरी से वारंगल पे भेजा गया, 1310 1311 से द्वार समुद्र पे भेजा गया और 1311 से मदुराई और थंजावुर पे भेजा गया एक्सपेडिशन और कैंपेन्स। Administration under Khiljis and Tughlaqs। The consolidation of a kingdom as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administrators। तो जो दिल्ली सल्तनत थी उसका इतना बड़ा राज्य था, इसके लिए उसको बहुत ही रिलायबल गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए थे। रादर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड chieftains as governors, the early Delhi sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military service called बंदा कानून पर्शियन। तो जैसे कि दूसरे राज्यों में होता था कि एरिस्टोक्रेट्स और चीफ्टन्स को गवर्नर्स बना दिया जाता था, लेकिन दिल्ली सल्तनत में कुछ अलग ही सिस्टम था।
इल्तुतमिश जो थे उन्होंने स्पेशल स्लेव जो थे, जो इनको मिलिट्री सर्विस के लिए रखा गया था, बंदागान, उनको गवर्नर बनाना पसंद किया। दे वर केयरफुली ट्रेन टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस इन द किंगडम। तो ये जो बंदागान है, जो कि स्पेशली ट्रेंड व्यक्ति हुआ करते थे, इनको पॉलिटिकल ऑफिसेस में बिठाया गया। सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर, द सुल्तान को ट्रस्ट एंड रिलाय अपॉन देम। तो चूंकि ये जो बंदागान थे, ये पूरी तरह से अपने मास्टर पे डिपेंडेंट थे, इसलिए सुल्तान इन पे पूरी तरह से भरोसा कर सकते थे। The Khaljis and Tughlaqs continued to use Bandagan and also raised people of humble birth who were often their clients to high political positions. तो खिलजी और तुगलक जो हैं वो बंदागान को गवर्नर बनाते थे, और जो गरीब घर में बच्चे पैदा होते थे उनको अच्छी पॉलिटिकल पोजीशन देते थे ट्रेनिंग के बाद। दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स। इन लोगों को जनरल और गवर्नर बनाया जाता था। हाउएवर दिस आल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो इस चीज़ के कारण एक नई दिक्कत हुई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पैटर्न्स बट नॉट टू देयर हेयर्स। तो जो ये बंदागान थे, ये अपने मास्टर्स और पैटर्न्स के लिए तो लॉयल थे, पर ये अपने परिवार के लिए लॉयल नहीं थे। न्यू सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट्स। नए सुल्तान के अपने सॉरी जो स्लेव्स और क्लाइंट्स होते थे, ये अपने मास्टर और पैटर्न्स को तो लॉयल की तरफ तो लॉयल होते थे, पर उनके बच्चों की तरफ लॉयल नहीं होते थे। न्यू नए सुल्तान जो थे, उनके खुद के नए सर्वेंट्स होते थे। As a result, the accession of a new monarch often saw conflict between the old and new nobility. तो इसी के कारण होता ये था कि जब भी मोनार्की बदलती थी, जब भी राजा बदलता था, तो पुराने और नए नोबिलिटी में कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, पुराने और नए बंदागान में कॉन्फ्लिक्ट होते थे। The patronage of these humble people by the Delhi Sultans also shocked many elites, and the authors of Persian Tawarikh criticized the Delhi Sultans for appointing low and base born to high offices. तो इस तरह से दिल्ली सुल्तान जो है, हम्बल परिवार से आए हुए लोगों को जो है बड़ी कुर्सियों पर बिठा दिया करते थे। इसके कारण कई पर्शियन ऑथर जो थे, जो तवारीख लिखते थे, वो दिल्ली सुल्तान को क्रिटिसाइज़ करते थे, और ये बात कई एलीट लोगों को पसंद नहीं आती थी। लाइक द अर्लियर सुल्तान्स द खलजी एंड द तुगलक, monarchs appointed military commanders as governors of territories of varying sizes। तो सुल्तान की तरह खिलजी और तुगलक भी जो हैं, वो मिलिट्री कमांडर्स को अलग अलग टेरिटरी के गवर्नर्स बनाते थे। दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता एंड देयर होल्डर वॉज कॉल्ड इक्तादार और मुक्ति। तो ज़मीन को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता था, और इस हिस्से को इक्ता कहा जाता था, और इसके ये ज़मीन जिस कमांडर के अंडर आती थी, उसको इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। The duty of the Mukti was to lead military campaigns and maintain law and order in their इक्तास। तो जो मुक्ति की जिम्मेदारी होती थी, उनका काम ये होता था कि उनको मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करना होता था, और अपने इक्ता में लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना होता था। In exchange for their military services, the Muktis collected the revenues of their assignments as salary। तो मुक्ति जो मिलिट्री सर्विस दिया करते थे, उसके बदले में वो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे सैलरी के तौर पे। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यूज। तो ये जो मुक्ति हैं, ये अपने सिपाहियों को भी इस कर में से पैसा पगार के तौर पे देते थे। कंट्रोल ओवर मुक्तिज वॉज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ दे वर असाइंड इक्तास फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। तो राजा का कंट्रोल जो मुक्ति के ऊपर होता था, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता था, क्योंकि ये जो मुक्ति बनने की प्रोसेस है, ये वंशानुगत नहीं थी। ये मतलब बाप बेटे को नहीं देता था, इसको राजा चुनते थे कि कौन मुक्ति बनेगा और कौन नहीं बनेगा। और एक मुक्ति को एक इक्ता जो है, कुछ छोटे अंतराल के लिए ही दिया जाता था, फिर इनको दूसरी जगह भेज दिया जाता था। These harsh conditions of service were rigorously imposed during the reigns of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq। तो
ये जो कठोर कंडीशंस थी सर्विस की, ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज में ज़्यादा इम्पोज की गई। अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तीज। तो मुक्ति जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं उनको चेक करने के लिए अलग अलग राज्य जो हैं वो अपने अकाउंटेंट्स लगाया करते थे। केयर वॉज टेकन दैट द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एंड दैट ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स। तो इसका ख्याल रखा जाता था कि मुक्ति जो है उतना ही कर वसूले जितना कि राज्य ने कहा है, और उतने सैनिक रखे जितने की ज़रूरत है। As the Delhi Sultans brought the hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftains, the Samanta aristocrats and rich landlords to accept their authority. तो जैसे ही दिल्ली सुल्तान ने जो है दिल्ली के सुल्तानों ने जो है नदियों से दूर वाले इलाके जिनको हिंटरलैंड कहा जाता है उन पे कब्ज़ा किया, वैसे ही उन्होंने ज़मींदार और जो सामंता एरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे उनको अपनी अथॉरिटी मानने के लिए मजबूर किया। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉट असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। तो अलाउद्दीन खिलजी की राज्य में जो है राज्य ने जो ज़मीन से कर मिलता था वो अपने खुद के कंट्रोल में ले लिया। द राइट्स ऑफ लोकल chieftains टू लेवी टैक्सेस वर कैंसल्ड एंड देन दे वर ऑल्सो फोर्स्ड टू पे टैक्सेस। तो जो लोकल चिफ्टेंस जो होते थे वो टैक्सेस पहले लिया करते थे, लेकिन इसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी के राज के बाद ये बंद कर दिया गया, ये टैक्सेस लोकल चिफ्टेंस के बंद कर दिए गए और उनको भी टैक्स भरने पर मजबूर किया गया। द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स। तो सुल्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो ज़मीन को नाप के रखते थे और बराबर हिसाब मेंटेन करते थे। सम ऑफ द ओल्ड chieftains एंड लैंडलॉर्ड्स सर्व द सल्तनत एज रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड एसेसर्स। कुछ पुराने chieftains और ज़मींदार जो हैं वो सल्तनत के लिए काम किया करते थे और उनके रेवेन्यू कलेक्टर और एसेसर्स के तौर पे काम किया करते थे। तो अब 3 प्रकार के टैक्सेस हुए। देयर वर 3 टाइप ऑफ टैक्सेस। फर्स्ट ऑन द कल्टीवेशन कॉल्ड खराज एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस। तो पहला जो टैक्स था वो खराज था, जिसके अंदर किसानी में पैदा हुई जो फसल है उसका 50% जो है वो राज्य के पास चला जाएगा। दूसरा टैक्स होता था ऑन कैटल, तीसरा टैक्स होता था ऑन हाउसेस। It is important to remember that large parts of the subcontinent remained outside the control of the Delhi Sultans. तो ये याद रखा जाए कि सब कॉन्टिनेंट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो दिल्ली सुल्तान के कंट्रोल के बाहर रहता था। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली एंड सून आफ्टर एनेक्सिंग सदर्न इंडिया द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट। तो बंगाल जैसे इलाके जो कि दिल्ली से बहुत दूर हुआ करते थे, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था और सदर्न इंडिया को एनेक्स करने के बाद जो है पूरा राज्य इंडिपेंडेंट बन गया। Even in the Gangetic Plain, there were forested areas that Sultanate forces could not penetrate. और गैंगेटिक प्लेन्स जो है वहाँ पर भी कुछ ऐसे जंगल थे जो सल्तनत की फोर्स जो है उनको पेनिट्रेट नहीं कर पाई। लोकल chieftains established their rule in these regions। तो जो लोकल chieftains हैं उन्होंने वहाँ पे अपना राज स्थापित कर लिया। समटाइम्स रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरियाज बट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे लोकल chieftains ने अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया, अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासक या मोहम्मद तुगलक जैसे शासक कुछ ही समय तक इन इलाकों पर अपना कब्जा जमा पाते थे। The Mongols under Genghis Khan invaded Transaxonia in northeast Iran in 1219 and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after। तो मंगोल जो थे चेंगिस खान के लीडरशिप में उन्होंने ट्रांसएक्सोनिया को इन्वेड कर लिया, जो कि नॉर्थ ईस्ट ईरान में था 1219 में, और इसके बाद उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर हमला कर दिया। मंगोल अटैक्स ऑन द दिल्ली Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji, and in
द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रूल। तो मंगोल हमले जो हैं दिल्ली सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी के राज में काफ़ी बढ़ गए और मोहम्मद तुगलक के राज में भी काफ़ी थे। दिस फोर्स्ड टू रूलर्स टू मोबिलाइज लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली विच पोज्ड अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। इसके कारण हुआ ये कि इन्हीं दोनों शासक को जो है एक बड़ी आर्मी जो है उसको मोबिलाइज करना पड़ा दिल्ली में, जो कि एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज था। अब हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक की जो अलग-अलग मंगोल को हैंडल करने की क्या डिफरेंसेस थे। दिल्ली वाज अटैक्ड twice in 1299, 1300 and 1302, 1303. As defensive measure, अलाउद्दीन खिलजी raised a large standing army. तो दिल्ली पर दो बार हमले हुए सन 1299 से 1300 और 1302 से 1303, जिसके डिफेंस में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी आर्मी खड़ी कर दी। मोहम्मद तुगलक द सल्तनत was attacked in early years of Muhammad Tughlaq's reign. Mongol army was defeated. Muhammad Tughlaq was confident about the strength of his army and his resources to plan an attack on Transylvania. He therefore raised a large standing army. तो मोहम्मद तुगलक के राज शासन के शुरुआती सालों में ही मंगोलों ने इन पर हमला किया, लेकिन मंगोल आर्मी को हरा दिया गया और मोहम्मद तुगलक अपनी आर्मी के बारे में बड़े कॉन्फिडेंट थे और कॉन्फिडेंट थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो ट्रांसोक्सानिया पर हमला करें और इसलिए उन्होंने एक बड़ी आर्मी खड़ी की। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम सीरी फॉर हिज सोल्जर्स। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया छावनी वाला शहर बनाया अपने सिपाहियों के लिए, जिसका नाम सीरी था। Muhammad Tughlaq, rather than constructing a new garrison town, the oldest of the four cities of Delhi, Dilli Kuna, was emptied of its residents and the soldiers garrisoned there. The residents of the old city were sent to new capital of Daulatabad in south. तो दूसरी तरफ मोहम्मद तुगलक ने नया नई छावनी बनाने की जगह दिल्ली का एक पुराना शहर दिल्ली कोना को खाली करवाया, उसके रेसिडेंट्स को हटवाया और वहाँ पे सिपाहियों की छावनी बना दी और इन जो रेसिडेंट्स वहाँ के थे उनको दौलताबाद नाम के शहर में भेज दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी द सोल्जर्स हैड टू बी फेड। दिस वॉज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द पीजेंट सीड। तो सिपाहियों को खाना भी खिलाना था, उनको पोषित भी करना था, जिसके लिए जो है गंगा और जमुना के बीच में हो रही खेती से 50% टैक्स, किसानों से 50% टैक्स लिया जाता था। Muhammad Tughlaq. Produce from the same area was collected as tax to feed the army, but to meet the expense of maintaining such a large number of soldiers, the Sultan levied additional taxes. This coincided with famine in the area. तो अब क्या हुआ कि आर्मी को खिलाने के लिए, पोषित करने के लिए टैक्स तो लेना ही पड़ता था, पर इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए जो है मोहम्मद तुगलक ने एक्स्ट्रा टैक्स लगाए और एक्स्ट्रा टैक्स लगाने के साथ ये भी हुआ कि उसी समय फेमाइन भी आ गई, सूखा भी पड़ गया। Muhammad Alauddin Khilji. The soldiers had to be paid. Alauddin chose to pay soldiers salaries in cash rather than iqtas. The soldiers would buy their supplies from merchants in Delhi, and it was thus feared that merchants would raise the prices. To stop this, Alauddin controlled the prices of goods in Delhi. Prices were carefully surveyed by officers, and merchants who did not sell at prescribed rates were punished. तो हालात और बिगड़े और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपने सिपाहियों को पैसे के रूप में सैलरी देने, कैश के रूप में सैलरी देने का निर्णय किया, बजाय इक्ता देने के। अब इक्ता देने के कारण क्या हुआ कि एक पॉसिबिलिटी बनी कि जो मर्चेंट्स है वो अपने सामान का दाम बढ़ा सकते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है प्राइस कंट्रोल का भी एक नियम बनाया और जो भी मर्चेंट्स जो हैं, व्यापारी जो हैं, इस नियम को नहीं मानते थे, उनको पनिश किया जाता था। मोहम्मद तुगलक
Muhammad Tughlaq also paid his soldiers cash salaries, but instead of controlling prices, he used a token currency, somewhat like present day paper currency, but made out of cheap materials, not gold and silver. People in the 14th century did not trust these coins. They were very smart. They saved their gold and silver coins and paid all their taxes to state with this token currency. This cheap currency could also be counterfeited easily. तो दूसरी तरफ मोहम्मद तुगलक ने भी अपने सोल्जर्स को कैश में सैलरी देना शुरू किया, पर उन्होंने प्राइस कंट्रोल करने की जगह एक दूसरी टोकन करेंसी बनाई जो कि आज के पैसे वाले नोट की तरह होती है। लेकिन ये जो है सोना चांदी से नहीं बनती, कुछ चीप मेटल से बनती है, और इनके नकली नोट बनने की भी काफ़ी संभावना थी। और लोग भी इस करेंसी की कीमत जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने सोने चांदी के सिक्के बचा रखे थे और वो भी इसी टोकन करेंसी में अपना कर भरा करते थे। Alauddin's administrative measures were quite successful, and chroniclers praised his reign for its cheap prices and efficient supply of goods in the market. He successfully withstood the threat of Mongol invasions. तो अलाउद्दीन खिलजी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे वो काफ़ी सक्सेसफुल हुए, और उसके समय के जो लोग थे, उनके समय के जो लोग थे, वो सामान की सस्ते दाम और एफिशिएंट सप्लाई के लिए उनकी तारीफ़ करते थे, और वो सक्सेसफुली मंगोल इन्वेजन से बच गए। Muhammad Tughlaq. Muhammad Tughlaq's administrative measures were a failure. His campaign into Kashmir was a disaster. He then gave up his plans to invade Transylvania and disbanded his large army. Meanwhile, his administrative measures created complications. The shifting of people from to Daulatabad were resented. The raising of taxes and famine in the Ganga Yamuna belt led to widespread rebellion, and finally the token currency had to be recalled. दूसरी तरफ मोहम्मद तुगलक के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे वो फेलियर थे, और उन्होंने जो अपना कैंपेन कश्मीर के लिए किया था वो डिज़ास्टर था, और इसी कारण जो है ट्रांसैक्सोनिया पर उनका कब्ज़ा करने का जो इरादा था वो उनको पीछे करना पड़ा, और एक बड़ी आर्मी को उनको हटाना पड़ा। और दौलताबाद में जो उन्होंने दिल्ली से लोग दौलताबाद में शिफ्ट किए थे वो काफ़ी नाराज़ हुए, और जो टैक्स बढ़ाए और जो फेमाइन पड़ गई, इसके कारण भारी उपद्रव हुआ, और इसीलिए टोकन करेंसी को हटाना पड़ा। In this list of Muhammad Tughlaq's failures, we sometimes forget that for the first time in the history of Sultanate, the Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory. लेकिन मोहम्मद तुगलक के फेलियर के बावजूद हम एक चीज़ तो भूल गए कि ये पहली बार था जब कोई दिल्ली का सुल्तान जो था वो मंगोल टेरिटरी पर कब्जा करने का इरादा रखता था। Unlike Alauddin's defensive measures, Muhammad Tughlaq's measures were conceived as a part of military offensive against द मंगोल्स। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो स्ट्रेटेजी थी वो डिफेंसिव थी, और मोहम्मद तुगलक की जो थी वो ऑफेंसिव थी मंगोल्स के खिलाफ। The Sultanate in the 15th and 16th century. You will notice that after the Tughlaqs, the Sayyid and the Lodi dynasty ruled from Delhi and Agra until 1526. By then, Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan, and the entire South India had independent rulers who established flourishing states and prosperous capitals. तो सन तुगलक के बाद सैयद और लोधी डायनास्टी थी, जिन्होंने दिल्ली और आगरा पर शासन किया सन 1526 तक। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरा साउथ इंडिया जो है उसके अलग अलग इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, जिन्होंने काफ़ी फ्लरिशिंग और प्रॉस्परस कैपिटल्स बनाई थी। This was also the period which saw the emergence of new ruling groups like Afghans and the Rajputs. ये वो भी समय था जब नए शासक सामने आए, जैसे कि अफगान और राजपूत। Some of the states established in this period were small but powerful and extremely well administered. इस समय में कुछ नए राज्य जो बने थे वो भले ही छोटे थे पर काफ़ी सशक्त और शक्तिशाली थे। शेर शाह सूरी
1540 to 1545 started his career as the manager of small territory for his uncle in Bihar, and eventually challenged and defeated the Mughal Emperor Humayun 1530 to 1540 and 1555 to 1556. तो शेर शाह सूरी जो थे वो एक छोटे इलाके के मैनेजर के रूप में उन्होंने अपना काम शुरू किया था। एक छोटा इलाका जो कि बिहार में था, और आगे बढ़ के उन्होंने मुग़ल बादशाह हुमायूं को हरा दिया। और इसके बाद शेरशाह सूरी जो है दिल्ली पे राज करने लग गए और उन्होंने अपनी खुद की डायनेस्टी बनाई। शेरशाह कैप्चर्ड दिल्ली एंड एस्टैब्लिश्ड हिज ओन डायनेस्टी। Although the Sur dynasty ruled for only 15 years, 1540 to 1555, it introduced an administration that borrowed elements from Alauddin Khilji and made them more efficient. तो हालांकि सू डायनास्टी ने सिर्फ 15 साल राज किया, 1540 से 1555 तक। इसने एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जिसने अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ एलिमेंट्स लिए थे और उनको और एफिशिएंट बनाया। शेर शाह's administration became the model followed by the great emperor Akbar 1556 to 1605 when he consolidated the Mughal empire। तो शेर शाह के एडमिनिस्ट्रेशन के मॉडल पर ही मुग़ल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन चला। सेम मॉडल फॉलो किया अकबर के राज में, द ग्रेट एम्परर अकबर के राज में, जिन्होंने रूल किया 1556 to 1605। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।